चलें जी, आज हमारी वीडियो है इंस्टॉलेशन के बारे में। हमारा एसक्यूएल सर्वर की इंस्टॉलेशन, उसके बारे में हम देखेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमें सर्वर किस किस्म का चाहिए, और देन हमारा जो है हम स्पेस कितनी चाहिए और कौन कौन से वर्जन फ्लेवर्स अवेलेबल हैं माइक्रोसॉफ्ट के इस प्रोडक्ट में। 2008 एसक्यूएल सर्वर हम देखें तो इसमें हमारा ओवरव्यू में हम देखेंगे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2008 के एडिशन कौन से हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स इसमें कौन कौन सी हैं, एक इंस्टॉलेशन के लिए कितना हार्डवेयर चाहिए, कितनी स्पेस चाहिए, कितनी रैम चाहिए, प्रोसेसर कौन सा हो, बेसिक एसक्यूएल सर्वर 2008 सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स क्या हो सकते हैं, हम उनके बारे में देखेंगे। जैसा हमारा है कि विंडो ऑथेंटिकेशन या एसक्यूएल की अपनी ऑथेंटिकेशन। उसके बाद हम इंस्टॉलेशन करेंगे और बिल्कुल आपके सामने यहीं पर इसी वीडियो में। ठीक है जी। नेक्स्ट हम अगर देखें तो एडिशन आ जाते हैं। हमारे 3 मेजर एडिशन जो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है एसक्यूएल सर्वर की, उसने लॉन्च किए, जैसा कि इंटरप्राइज। आप अगर मेरी MCITP की वीडियोस देख चुके हैं तो उसमें आपको इंटरप्राइज स्टैंडर्ड्स और इसके बारे में काफ़ी आइडिया होगा। इंटरप्राइज लेवल का सबसे मेजर, जिसमें 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम भी एसक्यूएल सर्वर का जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, और 64 बिट भी है, आया ही 64 बिट भी है। इसके बाद कह लो कि इंटरप्राइज क्लास स्केलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी, फुल बिजनेस इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी इसके अंदर है। ये इंटरप्राइज लेवल की कंपनीज, अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, बजट बर्दाश्त कर सकती है, तो वो इंटरप्राइज को डेफिनेटली अपने लिए चूज़ करेगी। उसके बाद आ जाता है कदरे कम नीचे आ जाएं तो स्टैंडर्ड एडिशन है। इसमें बिल्ट इन बिजनेस इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ है, डिपार्टमेंटल एप्लीकेशंस भी हैं। उसके नीचे आ जाएं तो हमारा जो है वो स्मॉल बिजनेस कह लो कि वर्जन आ जाता है। एडिशन है एसक्यूएल का, जो एसक्यूएल सर्वर स्टैंडर्ड्स लाइसेंस्ड फॉर 75 और फ्यूअर कंप्यूटर्स, मैक्सिमम आपके 75 तक जा सकते हैं। इंटरप्राइज में कोई लिमिटेशन नहीं है, इसमें आप कह लो कि काफ़ी ऑप्शंस हैं जो आपको स्टैंडर्ड्स और स्मॉल में नहीं मिलेंगे। उसके बाद मेजर जो हमारा काम है, हम लोग तो अपना सारा जो है इसमें लैब्स वगैरह आ रही है, वो मैं इंटरप्राइज़ को ही पसंद करूँगा, और यही हमारे लिए विनर है। अपनी लैब्स के लिए और कंपनीज़ के लिए प्रैक्टिस करने के लिए अवेलेबल है। इसका आगे जब हम डाउनलोडिंग के पेज पे जाएंगे तो मैंने तो ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से। 180 डेज़ 160 डेज़ के करीब आपको फ्री एसक्यूएल सर्वर की का सॉफ्टवेयर मिल जाता है। वैल्यूएशन के लिए आप डाउनलोड करके उसको जो है वो अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद एक और है इनका वर्जन एडिशन कह लें एसक्यूएल का, जो है हमारा एसक्यूएल सर्वर 2008 डेवलपर वर्जन। ये सिर्फ डेवलपमेंट और एक्सपेरिमेंटल के लिए है। आप इसको, ये फ्री है, आप इसको परचेज लेके अपग्रेड करके इंटरप्राइज बना सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको फ्री पड़ेगा। अदरवाइज ये सिर्फ उन्होंने डेवलपमेंट के लिए बनाया है, अगर इसको डेवलप करके आप फर्दर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट में चले जाओ तो एक वर्क ग्रुप है। अमूमन जो ब्रांचेस में लोकल ब्रांचेस होती हैं, वो रनिंग लोकल ब्रांचेस, फिर उनका आपस में रेप्लिकेशन और बाद में रिमोट सिंक्रोनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, यूज़ पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। छोटी छोटी ब्रांचेस हैं आपके ऑफिस की डिफरेंट लोकेशंस पे, तो आप इस वर्जन्स को भी, एडिशन को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर वेब है, जो बिल्कुल कह लो कि स्मॉल लो कास्ट आपका सॉल्यूशन है इसका एसक्यूएल सर्वर का। वेब बेस है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स आपने देखी होंगी जो फॉर्म बेस हैं, डाटा बेस हैं आपके, उसमें कह लो कि डिटेल्स होती हैं फॉर्म की, आपके कह लो डिटेल्स हैं बैंक्स वगैरह की। इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं अमूमन जिनके ऊपर डाटा पड़ा होता है, उसको ज़्यादातर वेब डिज़ाइनर्स और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स उसके लिए ये वर्जन यूज़ करते हैं। ये वेब बेस है, सॉल्यूशन है, बेस्ट सॉल्यूशन फॉर वेब बेस्ड डेटाबेस के लिए। आगे चले जाएं तो जनाब कुछ हमारे जो फ्री एडिशंस भी हैं जो आप फ्री यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करके। ये लिमिटेड हैं और प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको 180 डेज़ की प्रैक्टिस इंटरप्राइज़ की मिल रही है तो मेरे ख्याल में वो सबसे बेहतर है। ठीक है। इसमें हमारा एक्सप्रेस वर्जन है, एडिशन एक्सप्रेस वर्जन, फिर ये एसक्यूएल एक्सप्रेस, सीक्वल एक्सप्रेस है, SSE और विद टूल्स भी अवेलेबल है, और विद एडवांस सर्विसेज के भी अवेलेबल है।
SQL Server Express is free and can be redistributed by ISV subjects to agreement। ठीक है जी, आप इसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं डिपेंड ऑन दी माइक्रोसॉफ्ट एग्रीमेंट के। ठीक है जी, नेक्स्ट में चले जाएं तो दो और भी हैं जो इनके स्पेशल एडिशन है हमारे SQL सर्वर 2008 के, जिसमें कॉम्पैक्ट 3.5 SP1 और ये भी SQL सर्वर कॉम्पैक्ट 3.5 जो है ना आपके लिए फ्री है। ये एम्बेडेड डेटाबेसेस आइडियाज़ को बिल्ड करते हैं, स्टैंड अलोन और ओकेशनली कनेक्टेड एप्लीकेशंस के लिए भी ये यूज़ होते हैं, तो ज़्यादातर एम्बेडेड डेटाबेस के लिए ये अच्छी चीज़ें हैं और इनको भी अमूमन कंपनीज़ कभी कभी इनका मज़ा भी चख ही लेती हैं एक्सपेरिमेंटल के लिए लेकिन मेजर जो हमारा 2008 का एडिशन है वो इंटरप्राइज, उसके बाद स्टैंडर्ड, उसके बाद आपका बिज़नेस, स्मॉल बिज़नेस। डिपेंड करता है आपकी कंपनी कितना बजट अफोर्ड कर सकती है। अगर वो इंटरप्राइज का अफोर्ड कर सकती है तो मेरे ख्याल में वो काफ़ी सारे फीचर्स को लूज़ करना नहीं चाहेगी अपने क्या लो कि डेटाबेस के लिए। और मज़ीद फ़ीचर्स अगर डिफरेंस में आप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि जी हमारे इंटरप्राइज SQL सर्वर के फ़ीचर्स कौन कौन से हैं, स्टैंडर्ड के कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे फुल डॉक्यूमेंटेशन पड़ी है। आप उन परचेज़ करने से पहले वहाँ पे भी दे सकते हैं कि आपको क्या क्या सॉल्यूशंस मिलेंगे इंटरप्राइज में, क्या क्या स्टैंडर्ड में मिलेंगे, क्या क्या स्मॉल बिजनेस में, जो आपकी कंपनी की ज़रूरियात को पूरा करें। ठीक है जी, आगे सपोर्टेड बाय एडिशंस हम इसको देख सकते हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि कौन कौन से फ्लेवर्स, आपको ये फ्रूट्स की पिक्चर्स देखकर मेरे ख्याल में पानी तो मुंह में आ ही गया होगा, लेकिन फ्लेवर्स का जहाँ पे जिक्र आया तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मुंह भी मीठा कर लीजिए। एनीवे आप इस वेबसाइट पे अगर जाएं http://msdn.microsoft.com तो वहाँ पे जाके आप इंटरप्राइज और स्टैंडर्ड और स्मॉल बिजनेस के बारे में, उनके फ्लेवर्स और उनके फीचर्स जो हैं हर एडिशंस के, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि SQL में इंटरप्राइज में क्या क्या मिलते हैं जो हमें स्टैंडर्ड में नहीं मिलते, स्टैंडर्ड में कौन कौन से मिलते हैं जो हमें बिजनेस में नहीं मिलते। ठीक है जी, आगे चले जाएं तो हमारा रिक्वायरमेंट्स पे आ जाते हैं कि हमारे SQL सर्वर की 2008 की रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं। जैसे हमारी हार्डवेयर कितना होना चाहिए, और डिस्क स्पेस कितनी होनी चाहिए, और सॉफ्टवेयर कौन सा होना चाहिए जिसके ऊपर हमने अपना SQL सर्वर को रन करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट में चले जाएं तो हमारा इंटरप्राइज 32 बिट और 64 बिट का हार्डवेयर क्या लो कि कंपैरेटिव स्टडीज़ आपके सामने है। मीनवाइल प्रोसेसर कितना होना चाहिए इंटरप्राइज 32 बिट के लिए जनाब 1.6 गीगाहर्ट्ज़ का मिनिमम, और रिकमेंडेशन जो माइक्रोसॉफ्ट की हैं वो 2.0 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर होना चाहिए 32 बिट के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा है जिसके ऊपर हमारा ये SQL सर्वर इंटरप्राइज 32 बिट चल सकता है। आपकी विंडोज़ सर्वर 2003 पे भी चल सकता है और 2008 पे भी चल सकता है। हम 2008 पर ही इसको चलाएंगे अपनी तमाम लैब्स में। रैम कितनी होनी चाहिए जनाब, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी मिनिमम 512 होना चाहिए, और जैसे जैसे ट्रांजैक्शन बढ़ती जाती हैं तो रिकमेंडेशन 2 GB और इससे भी अबव 4 GB तक हो जानी चाहिए अगर आपकी, क्योंकि ट्रांजैक्शन ना तो 100 में होती है, ना तो हज़ारों में, ना लाखों में, मे बी मिलियंस में भी हो, और बिलियंस में भी बड़ी कंपनीज़ की ट्रांजैक्शन और ये वो चीज़ें हो सकती हैं। तो रैम को प्रोसेसिंग करने के लिए, और इसमें क्या लो कि आपका सिस्टम स्लो ना हो तो बेहतर है कि रिकमेंडेड जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट की है रिकमेंडेशन 2 GB की, उसको ब्रुए कार लाया जाए। आगे चले जाएं तो हमारा 64 बिट इंटरप्राइज एडिशन है SQL सर्वर का। मिनिमम इसके लिए 1.4 पे भी इंस्टॉल हो जाता है, प्रोसेसर काम करता है इसके साथ, रिकमेंडेशन वही 2.0 की, और सेम साउंड और सेम डांस 2003 और सॉरी सेम सॉन्ग सेम डांस अच्छा जी, उसी गाने पे उसी वही डांस जो हमारा 32 इंटरप्राइज पे था और 64 इंटरप्राइज पे 2003 ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल हो सकता है, और 2008 पे भी हो सकता है। रैम वही 512 मिनिमम और रिकमेंडेशन 2 GB। आगे चले जाएं तो हार्ड डिस्क स्पेस रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी 32 बिट के लिए, 64 बिट के लिए। वो कहता है जी डाटा इंजन अगर आपने अकेला डालना है, एंड डाटा फाइल्स, रेप्लिकेशन एंड फुल टेक्स्ट सर्च डालनी है, इनके लिए आपको 28
ATMB चाहिए होता है। उसके बाद एनालिसिस सर्विसेज, डेटा फाइल भी का भी आपने सोल्यूशन इसके अंदर डालना है, इंस्टॉलेशन करनी है तो 90 और आगे फिर रिपोर्टिंग सर्विसेज के लिए, रिपोर्टिंग मैनेजर के लिए आपको 120 MB और देन इंटीग्रेशन सर्विसेज के लिए 120 और क्लाइंट कंपोनेंट्स के लिए, जितने क्लाइंट्स कंपोनेंट्स के लिए 850 MB और SQL ऑनलाइन बुक्स और ब्ला ब्ला कोई चीज़ें आपने फीचर साथ में डालने अपने सर्वर पे, इन केस कभी रीडिंग के लिए टाइम मिल जाता है तो बुक्स वगैरह को डालने। तो ये राउंड अबाउट 2 GB के करीब है, लेकिन ये सिर्फ बहुत इन्हीं के लिए है कि मिनिमम ये चीज़ें स्पेस आपको चाहिए होता है इन केस के आपने अपनी जो है वो कह लो कि स्पेस सोल्यूशन कोई और साथ लगाया हुआ है। डेफिनेटली जब अगर डाटा बढ़ता जाएगा तो आपका सोल्यूशन भी आपकी स्पेस भी आपको ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है जी, तो ये सोल्यूशन जो छोटे छोटे फीचर्स हैं उनके लिए जितनी जितनी स्पेस होती है रिक्वायरमेंट, आप एक्स्ट्रा कोई लोग कहते हैं कि जब हमने फ़िलहाल जब स्टार्टिंग में क्या करते हैं वो यही फीचर डाल लेते हैं, वो भी डालते ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी, जब वो बढ़ती है एनालिसिस सर्विसेज, यार ये भी चाहिए, डाटा फाइल्स का अलग से करना है तो ठीक है जी। रिपोर्टिंग के लिए भी हमने रिपोर्टिंग का ऑप्शन भी रखना है, रिपोर्ट्स भी देखनी है तो ये भी चाहिए। तो करते करते सारी अगर मिलाएं तो 2 GB के करीब अप्रॉक्सीमेटली बनता है। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है 2 GB वाला सर्वर कहाँ अवेलेबल होगा, तो जितना अच्छा होगा, ज़्यादा होगी स्पेस वही सफिशेंट है। नेक्स्ट पे चले जाओ तो जनाब सॉफ्टवेयर हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कहाँ से ले सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं इंस्टॉलेशन करने के लिए। मीनवाइल आप देखो, सबसे पहले तो आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से जाके SQL/SQL सर्वर करेंगे तो आपको वो पेज पे ले जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मीनवाइल अगर पेज बॉस का चेंज कर देती है माइक्रोसॉफ्ट 2012 के सिलसिले में, तो आप सेम गूगल में जाके सर्च करके डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर 2008 एवेलुएशन कॉपी, तो आपको बहुत सारे लिंक्स खोल देगा वो डाउनलोडिंग के लिए। फिर जिस मशीन पे आप SQL सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं उस मशीन पे .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल होना चाहिए। SQL इंस्टॉल करने से पहले एक रिक्वायरमेंट, सेकंड आपका विंडो इंस्टॉलर जो है ना वो अपडेट हो चुकी है। ठीक है जी, नेक्स्ट में चले जाए तो हमारी विंडोज़ ऑथेंटिकेशन है और SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन, इनके बारे में भी हम देखेंगे कि ये दोनों की अलग-अलग ऑथेंटिकेशंस हम कैसे विंडोज़ ऑथेंटिकेशन को यूज़ करते हुए अपने SQL को कह सकते हैं कि जनाब हमारी विंडोज़ की ऑथेंटिकेशन को, आप दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं। मीनवाइल ज़्यादातर विंडोज़ ऑथेंटिकेशन को यूज़ करते हैं हम लोग, इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने लोकली। नेक्स्ट में चले जाएँ तो जनाब लेट्स स्टार्ट द इंस्टॉलेशन, हम अपने सर्वर की आज इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है जी, मैं मीनवाइल अपनी स्लाइड्स को यहीं पे डिस्कार्ड करता हूँ और बल्कि इसको डाउन कर देते हैं और हम अपना VMware वर्क स्टेशन को खोलेंगे। ये सॉल्यूशन VMware वर्क स्टेशन, इसके अंदर कह लो कि हम वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं। बड़ा कह लो कि ये सूटेबल है घर में प्रैक्टिस करने के लिए, आपके अलहदा से आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा VMware सर्वर है। इसके अंदर कुछ मैंने मशीन्स जो हैं 3-4 वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी थी। एक तो हम डोमेन कंट्रोलर जो हर कंपनी में होता है आपकी रीढ़ की हड्डी, एक मैंने ये डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, और देन हमने SQL सर्वर, ये सिर्फ मैंने नाम इसका रखा है फेवरेट में SQL सर्वर, घबराए नहीं, मैंने इसके ऊपर इंस्टॉलेशन नहीं की, हम फ्रेश इंस्टॉलेशन इसी के ऊपर करेंगे। इस सर्वर की अगर मैं देखूं अपने सर्वर की थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस, तो मेमोरी 1 GB मैंने इसको दी हुई है, प्रोसेसर 1 लगा हुआ है, हार्ड डिस्क मैंने इसको 30 GB की दी है, DVD रोम लगा हुआ है ऑलरेडी, फ्लॉपी है इसके अंदर जनाब, होस्ट ओनली नेटवर्क अडाप्टर, होस्ट ओनली। अगर आप MCITP की मेरी वीडियो देखें तो उसमें डिटेल मैंने VMware के बारे में बताया, लेकिन थोड़ा सा मैं आइडिया आपको ये दे दूं कि नेटवर्क की यहाँ पे सेटिंग्स अगर मैं जाके देखूँ तो ये होस्ट ओनली, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ डबल क्लिक करता हूँ इसके अंदर तो आपको नेट मिलता है, होस्ट ओनली और कस्टम मिलता है। ये फॉर एग्जांपल एक किस्म के स्विचेज़ हैं बहुत सारे जो आप स्विचेज़ को लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कैंसिल इसको करता हूँ। होस्ट ओनली का क्या मकसद बनता है, मैं एक और अगर आपको थोड़ा सा समझाने के लिए देखूँ कि होस्ट ओनली क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारा होस्ट ओनली के जो VMware के ऊपर होस्टेड मशीनें हैं, आप उनको देखें तो ये आपके फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मेरा, आप इसको एज ए स्विच ले लो, ये हमारा जो है ना होस्ट ओनली का स्विच है, नाम उसका होस्ट ओनली है, होस्ट ओनली। ठीक है जी, अब इस होस्ट ओनली का मकसद है कि इस होस्ट ओनली को मैं कर दूंगा तो जितने लैन कार्ड, जितने सर्वर्स के लैन कार्ड या कंप्यूटर या सर्वर्स
इधर आके इसको टच करेंगे, वो सारे सारों को मैं किसके साथ अटैच होंगे, हमारे होस्ट ओनली के साथ। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारे होस्ट ओनली के साथ अटैच्ड। ठीक है जी, ये हमारे होस्ट ओनली के साथ अटैच्ड हैं जितने सर्वर। तो ये थोड़ा सा आइडिया कि होस्ट, ये किस्म का स्विच है, नेटवर्क स्विच कह लें आपको। जितने जितने होस्ट ओनली आपस में, जो जो होस्ट मैं जिनको होस्ट करूँगा कि होस्ट ओनली, तो वो क्या होंगे, वो हमें होस्ट ओनली को कनेक्ट होंगे। अब होस्ट ओनली के इसके ऊपर हमारे वर्क स्टेशन के ऊपर जितने जितने मशीनें मैंने डाली हुई हैं, होस्ट हैं, वो करती हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाएं, वो आपस में एक ऐसा नेटवर्क बना लें तो वो आपस में एक दूसरे के साथ बात करें। फॉर एग्जांपल मैं किसी और स्विच को भी अगर डालना चाहता हूँ तो अलहदा से वो हम कर सकते हैं। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है कि वो इसका आईपी अपना होगा, अंदर का VMware का, और ऑप्शन है VMware का ऑटो जिसमें नेट है, और वो ट्रांसलेट करके आपकी ट्रैफिक इंटरनेट के लिए भेजता है दूसरे नेटवर्क पर। ठीक है जी। तो मेनवाइल हमारा होस्ट ओनली पे मैंने अडाप्टर रखा है, यस भी प्रेजेंट है, साउंड कार्ड डिस्प्ले ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने डोमेन कंट्रोलर को मैं ऑन करता हूं जनाब। ये है हमारा पावर ऑन डोमेन कंट्रोलर की R2 है, और ये हमारा 32 बिट है SQL सर्वर की मशीन। मैं इन दोनों को भी यहाँ से इंस्टॉल करता हूँ और ये हमारा स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम मीनवाइल अपनी इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे। मैंने ऑलरेडी जो है वो डाउनलोड करके माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से 2008 सर्वर का जो वर्जन है उसको मैंने डाउनलोड किया है, और डाउनलोड करके मैंने ऑलरेडी अपनी ड्राइव पे रखा हुआ है। उसको फिर मैंने ड्राइव के इसके अंदर मैंने जो हमारा कह लो कि कॉपी होती है क्या, ये हमारा यहाँ से आप इसकी जब किसी भी वर्चुअल मशीन की, ये नीचे आपको हार्ड ड्राइव्स, ये CD रोम, ये नेटवर्क चेंज करना हो तो ऑन रनिंग पे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मशीन पीछे स्टार्ट हो रही है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से जाके ब्राउज़ करके मैं इसको दूँ कि जी फिजिकल मैं अब CD रोम यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं अपना CD रोम यहाँ पे दे के अब मैं CD डाल के इस पर इंस्टॉलेशन कर सकता हूँ अपने सर्वर के ऊपर। मैं अपने लैपटॉप पर मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ। आपकी लैब करवाने के लिए VMware को मैंने इसके ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है, वर्चुअल मशीनें इस पर बनाई हुई हैं, तो मैं इसकी अब इसमें करूँगा। लेकिन मैंने जो कॉपी कर अपना जो इसका इमेज है SQL सर्वर 2008 सॉफ्टवेयर का एवेल्यूएटेड कॉपी जो है वो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट से करके अपने ई ड्राइव पे रखी हुई है, तो मैं उसको यहाँ से जाके पाथ दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लोग यहाँ पे, तो ये तो हमारा डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है, इसको ऑन होने दें, और देन हमारा ये SQL सर्वर है, ये ऑन हो रहा है। तो जैसे ये ऑन होते हैं तो हम लोग आगे फर्दर इसकी जो है ना वो इंस्टॉलेशन को शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा आपको और वेट करना पड़ेगा। ये हमारा डोमेन कंट्रोलर, ये बैकअप सर्वर ऐसी है, एक थर्ड मशीन है, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है और ना ही बैकअप की तरफ हम जा रहे हैं। फिलहाल आप इसको जहन से निकाल दें तो अच्छा है। तो ये ग्रीन लाइट्स हो जाती हैं जैसे कि पावर होती है, मशीन ऑन, ये फेवरेट है, और कौन कौन सी पावर ऑन है वो आपके ऊपर आ जाएंगी दोनों मशीन। तो ये अच्छा टूल है प्रैक्टिस के लिए, आप इसके ऊपर डालकर मशीनें प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर में लैब बना सकते हैं एक जो आपके लिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि बहुत ज़्यादा अक्सर हर स्टूडेंट की अपनी तरीक़ाकार है जहन को बनाने का, उसको मज़ीद पॉलिश करने का। चलें जी, ये हमारा आ गया, कुछ बुक्स पढ़ते हैं, कुछ जनाब प्रैक्टिस ही करते हैं। तो प्रैक्टिस में एक परफेक्ट, जितना लैब करेंगे एरर ज़्यादा आएंगे, आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा। ठीक है जी, मैंने इस मशीन का जो नाम है वो तो डोमेन कंट्रोलर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे लॉगिन करता हूँ तो ये यहाँ पे एक जो मैंने डोमेन बनाई हुई है वो test.local के नाम से बनाई, तो इसलिए ये ऊपर आपको टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है। जनाब मैं पासवर्ड लगाता हूँ PAK123। ठीक है जी, ये अप्लाई हो रहा है, हमारा SQL सर्वर वेटिंग में है। पहले डोमेन कंट्रोलर को हमेशा स्टार्ट करें ताकि आपके जितने मेंबर्स हैं वो इजीली उनको डोमेन मिल जाए। ठीक है जी, ये हमारा SQL मैंने जो डोमेन कंट्रोलर है एक सर्वर हमारा बनाया है। अगर मैं इसके ऊपर जाऊँ माई कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़, आपको मैं इसका नेटवर्क नेम दिखाना चाहता हूँ। ठीक है जी, नेटवर्क नेम है हमारा इसका DC1 और dc.test.local इसकी डोमेन है। और जनाब ये भी फ्री एवेलुएटेड कॉपी है माइक्रोसॉफ्ट की, जो हमें मिला है 163 डेज़ के लिए। ये 80 डेज़ का था। ठीक है, काफ़ी दिनों से मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ था, तो देन हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ये विंडोज़ सर्वर 2008 R2 है इंटरप्राइज़, और उसके साथ जनाब ये ऊपर भी अगर देखें तो हमारा DC1 है। मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया ताकि मीनवाइल हम जब स्विच करके डोमेन कंट्रोलर पे आएँ या
स्विच करके डोमेन कंट्रोलर से वापस एसक्यूएल पे जाएं तो आपको आइडिया हो जाए कि हम किस मशीन पे काम कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारी एक्टिव डायरेक्टरी है। मैंने एक्टिव डायरेक्टरी इस पर इंस्टॉल कर दी हुई है और डीसी प्रोमो लगा के, तो कोई बड़ी कह लो कि बला चीज़ नहीं है। आप हमारा क्योंकि टॉपिक नहीं है एक्टिव डायरेक्टरी की तरफ, तो मैं कम ही फोकस रखूँगा, लेकिन हमारे यूज़र्स और जब ये बनाना होगा तो तब हमें खोलना पड़ेगा। ठीक है जी, और इसके अंदर 2 मशीनें जॉइन हैं, एक ये जिस हमारा एसक्यूएल सर्वर जिसके ऊपर हमने अभी इंस्टॉलेशन करनी है, और एक जो हमने बंद रखी हुई है वो पहले की जॉइन है, हमें उसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर हमारा एसक्यूएल पे होगा। मैं आपको इसकी थोड़ी सी कह लो कि आईपी ट्रेसिंग भी दिखा दूं। अगर मैं स्टार्ट में जाके कमांड प्रॉम्प्ट में जाके ipconfig इंटर 192.168.10.1 ये है, और 10.10 हमारा एसक्यूएल सर्वर। मैंने स्विच किया, एसक्यूएल सर्वर पे गए जनाब, ये एसक्यूएल सर्वर पे आ गए, तो ये हम एडमिनिस्ट्रेटर test.com से .local से हम इसके ऊपर लॉगिन करेंगे, इंटर। ठीक है जी, तो ये है हमारा एसक्यूएल सर्वर जिसके ऊपर हमने इंस्टॉलेशन अभी शुरू करनी है। मीनवाइल ये जैसे स्टार्ट होता है मैं आपको जनाब हमारा ये, ठीक है जी, इसका बैकग्राउंड डिफरेंट है और डीसी का डिफरेंट है। ज़्यादातर तो हमने इस पर रहना है अपने एसक्यूएल सर्वर के ऊपर, ताकि हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो इसके ऊपर हो सके। ठीक है जी, ये थी हमारा ये सर्वर है। मैं अगर इसका भी थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड इसका जो है वो प्रॉपर्टीज़ दिखा दूँ, माई कंप्यूटर एंड प्रॉपर्टीज़ कंप्यूटर व्हाटएवर। ठीक है जी, 59 डेज़ के लिए हमारे पास अवेलेबल है, और जनाब ज्वाइन किया हुआ है test.local के साथ, और 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, या 32 बिट है, और जनाब विंडोज़ सर्वर 2 था, इंटरप्राइज एवेलुएशन कॉपी है माइक्रोसॉफ्ट की। ठीक है जी, और इसकी भी हमारी आईपी एड्रेसिंग आपको देख लें जी, ipconfig और 10.10 है, 192.168 क्लास सी का नेटवर्क, और देन 10 होस्ट आईडी। ठीक है जी, और इसकी अगर मैं देखूँ तो आपको माई कंप्यूटर में जाऊँ तो ये हमारी ड्राइव है, सीडी ड्राइव। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी जो इमेज रखा हुआ था उसको मैंने इमेज मर्ज किया हुआ है इसमें। मैं अगर जाऊं तो यहाँ पे मैं आपको ये सीडी रूम के ऊपर डबल क्लिक किया मैंने, तो यहाँ से जाके मैंने ब्राउज़ करके अपना एवेल्यूएटेड जो है एसक्यूएल सर्वर का मैंने ये इमेज है जो ई ड्राइव पे पड़ा है। ठीक है जी, और मैंने उसको इसके अंदर ओपन किया हुआ है। ठीक है जी, और मैं ओके करता हूँ तो ये हमारा इसके अंदर आ जाएगा। मीनवाइल मैं वापस अपना जाके फुल स्क्रीन करता हूँ। फुल स्क्रीन करने के बाद जनाब ये हमारा एसक्यूएल सर्वर 2008, मैं डबल क्लिक करता हूँ इसका, वो कहता है जी ये लैंग्वेज कुछ और है, चलें ये हमारा, ठीक है जी चलने दे आगे। हमारी ये जब मैंने इंस्टॉल किया तो उस वक्त थोड़ा सा मैंने देखा नहीं कि शायद लैंग्वेज इसकी कोई चेंज हो गई है, लेकिन देखते हैं कि ये .NET फ्रेमवर्क का ये मैसेज आ रहा है। ठीक है जी, ओके जी, वेल एंड गुड। आप हमारे पास नहीं है, आप इसको एक्सट्रैक्ट करो और हमारा जो है ना .NET को पहले इंस्टॉल करो, फ्रेमवर्क को। मीनवाइल जब तक ये हमारा .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल होता है मैं अपनी वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ, और जैसे ये पॉज करता हूँ, जैसे ये हमारा .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम अपने एसक्यूएल की इंस्टॉलेशन यहीं से आगे शुरू। ये यहाँ से फिर आगे वो कह रहा है जी .NET फ्रेमवर्क, आप उसका जो है लाइसेंस एग्रीमेंट, यस सर, हम कहते हैं सेंड इन्फॉर्मेशन अबाउट इस सर्टिफिकेट, माइक्रोसॉफ्ट में ज़रूरत नहीं है, हम इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल, और ये जनाब इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोड करेंगे। यू कैन नाउ डिस्कनेक्ट फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट तो हमने पहले ही नहीं लगाया, आप कहाँ से चले गए। ठीक है जी, ये जब तक हमारा .NET फ्रेमवर्क थोड़ा सा और टाइम लेगा, हम इसको जब तक ये होता है तो मैं अपनी वीडियो को पॉज करता हूँ और वापस आते हैं, यहीं से आगे चलेंगे। चलें जी, ये हमारा जो है कह लें कि मैंने .NEट फ्रेमवर्क भी हो गया, और उसके बाद हमारा जो है वो जनाब ये विंडो इंस्टॉलर सेकंड वो भी मैंने किया, और जनाब कह लें कि इसके बाद हमने रीस्टार्ट किया। रीस्टार्ट करने के बाद मैंने जो है इसको कह लें कि रीस्टार्ट होने के बाद ये लॉगिन करके हम लोग यहाँ पे आ गए। ठीक है जी, और क्योंकि ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर चुका था इसलिए मैंने इसको कैंसिल किया। ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से आप 4.5 इंस्टॉलर विंडोज़ इंस्टॉलर है, 1.6 के MB के करीब है, कह लो कि 2 मिनट्स में डाउनलोड हो जाता है, तो आप इसको 2 मिनट्स बहुत ज़्यादा है, कम है। फिर फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया पहले हमने, फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने के बाद विंडोज़ इंस्टॉलर को इंस्टॉल किया, और देन ये हमारी मशीन अब रेडी है हमारे एसक्यूएल के लिए। मैं वापस जाता हूँ अपनी CD पे,
और एसक्यूएल की डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद ये इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लगी और हमारा एसक्यूएल सर्वर का जो है वो इंस्टॉलेशन विज़ार्ड हमारे सामने खोल देगी। हम लोग उसको फिर देखते हुए अपनी इंस्टॉलेशन जो एसक्यूएल की है वो फर्दर आगे देखेंगे उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं और कैसे हम एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी ये हम लोग और ये जनाब हमारे पास एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन सेंटर है। ठीक है जी, जिसमें प्लानिंग है। प्लानिंग कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, प्लानिंग है, इंस्टॉलेशन है, मेंटेनेंस है, टूल्स है, रिसोर्सेज, एडवांस एंड ऑप्शंस है। अगर मैं प्लानिंग में देखूँ तो हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स है, उसको व्यू करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। सिक्योरिटी डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज नोट्स पढ़ना चाहते हैं वो, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लगाना चाहते हैं वो, अपग्रेड एडवाइज़र को करना चाहते हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑनलाइन चीज़ें आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। क्लस्टरिंग है, अपग्रेडेशन डॉक्यूमेंट्स हैं। सेकंड आ जाता है हमारी इंस्टॉलेशन। सेकंड में आए तो पहला ऑप्शन जो है हमारा न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन और ऐड अनदर फीचर। सेकंड आ जाता है न्यू एसक्यूएल सर्वर फेल ओवर क्लस्टर इंस्टॉलेशन। हम क्लस्टर भी देखेंगे आगे जाके कि ये कैसे होते हैं। फेल ओवर क्लस्टर क्या होता है, कोई ऑलरेडी इंस्टॉल है आपका सर्वर, उसको उड़ाना है क्लस्टरिंग से तो आप वो ले आओ, और अपग्रेड करना है वर्जन को तो आप यहाँ से जा सकते हो। और प्रोडक्ट के बारे में सर्च करनी है, अपडेट्स के बारे में आप यहाँ से कर सकते हो। मेंटेनेंस में रिपेयर है, एडिशन अपग्रेडेशन है, रिमूव भी उसी तरह। फिर आप क्लस्टर कोई 2-4 सर्वर हैं, एक सर्वर को उड़ाना चाहते हैं क्लस्टर से तो आप रिमूव कर सकते हैं नोड्स को। ठीक है जी, आगे चले जाओ तो टूल्स हैं। टूल्स में आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेकर है, इंस्टॉलेशन एसक्यूएल सर्वर फेल और फीचर इंस्टॉल एसक्यूएल सर्वर फीचर्स, डिस्कवरी रिपोर्ट्स हैं, आप रिपोर्ट्स के बारे में देख रहे हैं। और अपग्रेडेशन करना चाहें पैकेज की तो कर सकते हैं, अभी इंस्टॉल ही नहीं वो। आगे रिसोर्सेज हैं बहुत सारे, आप ऑनलाइन बहुत सारे हाइपरलिंक्स हैं, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, ये एडवांस में चले जाएं तो हमारा इसी तरह इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन, एडवाइज़र कम्प्लेक्शन हैं, एडवांस क्लस्टर कम्प्लेक्स हैं, एडवांस क्लस्टर प्रिपरेशन है क्लस्टर के बारे में। तो मीनवाल हमें जो आज इसमें से हमने जो मेन करना है हमारा फोकस वो इंस्टॉलेशन के ऊपर है। मैं इंस्टॉलेशन पे जाऊंगा तो ये हमने चूज़ करना है न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन। मैं इसको क्लिक करूँगा। इसको क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा और हमें हमारी नेक्स्ट विंडो खोल देगा। और देन हम देखेंगे कि हमने इसकी इंस्टॉलेशन में क्या क्या ऑप्शन चाहिए, क्या क्या फ़ीचर हमने इंस्टॉल करने हैं। ठीक है जी, और वो इसको चेक करेगा और देन हमें वो अभी रिपोर्ट देगा स्कैनिंग के बाद। रूल्स उसके चेक करेगा कि हमारा आया कि एसक्यूएल सर्वर में कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, इस सर्वर के ऊपर जो चाहिए होती है लाजिम एसक्यूएल को। तो अभी जनाब उसने कहा जी ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, 6 पास, फेल कोई नहीं है, वार्निंग कोई नहीं है, स्किप कोई नहीं है। हम लोग जनाब ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये आगे जाएगा और देन नेक्स्ट हमारा जो है वो विज़ार्ड हमारे सामने आ जाएगा। थोड़ा सा हमने इंतज़ार करना है और देन एसक्यूएल का जो है वो आगे। मीनवाइल मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। फ़िलहाल ये जो हमारे पास है मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। आगे जनाब आ गया जनाब, वो कहता है कि जी आपका जो अगर ऑलरेडी आप परचेज़ कर चुके हैं तो अपनी प्रोडक्ट की दे सकते हैं, और अदरवाइज़ अगर फ्री एडिशन यूज़ करना चाहते हैं ट्रायल वर्जन के 180 डेज़ का जो है एक्सपायरी है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। The instance will be activated with 180 days expiration to upgrade from a 1 edition to another edition. Run the edition upgradation. ठीक है जी, ये इंटरप्राइज एडिशन एक्सप्रेस और एक्सप्रेस एडवांस में तो हमें चाहिए इंटरप्राइज, हम इंटरप्राइज को इसको करेंगे। और ये फ्री एडिशन हमें चाहिए प्रैक्टिस के लिए, हम लोग जनाब 180 डेज़ के लिए इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद करते हैं जी हमारा लाइसेंस एग्रीमेंट। और जैसे हमने बताया कि अल्लाह भला करे, ये हमारा जो है ये वर्जन किसी और ही लैंग्वेज में डाउनलोड हो चुका है। जैसे आपको देखें तो यहाँ पे पता नहीं कौन सी सप्रानियों त्रवानियों पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। मैं ऐसा करता हूँ कि जनाब इसको यहीं पे रोक कर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट फ्रेमवर्क इस पर देखें जी, फ्रेमवर्क लसीनिया अलातीसिया स्पेनिश फ्रेंच टाइप है ये वर्जन। मैं इसको ऐसे क्लोज़ करता हूँ यहीं पे और मैं डाउनलोड करता हूँ इसका इंग्लिश वर्जन, ताकि हमारा जो है वो इंग्लिश वर्जन डाउनलोड हो जाए तो हम अपनी जो इंस्टॉलेशन है वो मैं यहीं से आगे जाके स्टार्ट करूँगा। तो मीनवाइल मैं क्या करता हूँ कि अपनी इंस्टॉलेशन की वीडियो यहीं पर रोकता हूँ और देन हम अपना इंग्लिश का जो वर्जन है उसको मैं डाउनलोड करता हूँ और देन वापस आता हूँ आपके पास। ठीक है जी।